new video of class 9. So today we are going to study about vacuoles. Vacuoles, the organelle for storage and support. वैक्यूल्स मोस्टली प्लांट सेल में पाए जाते हैं. एक बहुत ही लार्ज साइज के वैक्यूल्स पाए जाते हैं. एनिमल सेल में या तो वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, अगर वो प्रेजेंट होते हैं तो बहुत ही छोटे होते हैं या टेम्पररी होते हैं. बट प्लांट सेल में एक प्रोमिनेंटली बेसिस में बोल सकते हैं, बहुत परमानेंटली बेसिस पे वैक्यूल पाए जाते हैं और एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो सेंटर से साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है. वैक्यूल सराउंडेड रहता है एक सिंगल सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से और उसके अंदर वाटरी फ्लूइड फिल्ड रहता है जिसको हम सेल सेप बोलते हैं. तो वैक्यूल के बाहर है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन और वैक्यूल के अंदर है वाटरी फ्लूइड फिल्ड सेल सेप. ठीक है, सेल सेप एक जो फ्लूइड फिल्ड रहता है उसको कहते हैं. और जो वैक्यूल है उसका काम होता है सारी चीज़ों को स्टोर करना, वाटर को, मिनरल्स को, शुगर को, वेस्ट मटेरियल को, सबको स्टोर करके रखता है. और ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को स्टोर करता है तो सेल के अंदर एक प्रेशर बना हुआ रहता है. ठीक है, और सेल को एक स्टेबल स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में, बेसिकली स्ट्रक्चर बनाने में सेल का हेल्प करता है. जब प्लांट को इनफ वाटर नहीं मिलता तो वैक्यूल लूज करता है अपना वाटर और सेल ना फ्रेम हो जाते हैं. तो हमें ऐसा लगता है ना कि पेड़ मुरझाया हुआ है, एक्चुअली इसलिए क्योंकि वैक्यूल से पानी का लॉस हुआ है, जिसकी वजह से सेल के स्ट्रक्चर में अपने को डिफरेंस देखने को मिल रहा है. एनिमल्स में जैसे कि मैंने बताया या तो वैक्यूल एब्सेंट होंगे और अगर प्रेजेंट होंगे तो कौन से वैक्यूल्स होंगे? टेम्पररी वैक्यूल्स होंगे जो कि सिर्फ कुछ ना कुछ स्टोरेज का थोड़ा बहुत काम कर रहे होंगे. उसके बाद 2010 में जो साइंटिस्ट हैं जे क्रेग वेंटर, इन साइंटिस्ट ने और उसकी टीम ने एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी की थी इस फील्ड में, सिंथेटिक बायोलॉजी की फील्ड में. और उन्होंने सबसे पहले किसका स्टडी किया था? कंप्लीट डीएनए के सीक्वेंस का स्टडी किया था सिंपल बैक्टीरिया का. कौन सा बैक्टीरिया है? सबसे सिंपल और सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा माइकोइड्स के डीएनए का स्टडी किया था कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करके और उन्होंने उसको केमिकली सिंथेसाइज भी किया था. एग्जैक्ट कॉपी उसी की बनाई भी थी लैब में. नेक्स्ट उन्होंने फिर से क्लोजली रिलेटेड एक बैक्टीरिया लिया, उसका भी डीएनए रिमूव किया, बट जो रेस्ट ऑफ द सेल था वो वैसा ही रखा, साइटोप्लाज्म वगैरह, और उन्होंने जो सिंथेटिक बैक्टीरिया बनाया था उसको इंसर्ट किया. तो उसके बाद उन्होंने देखा कि सेल्स ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया, और वो जो सिंथेटिक बैक्टीरिया था जिसको उन्होंने बनाया था और इंसर्ट किया था उस सेल में, वही पूरा सेल को इंस्ट्रक्ट कर रहा था और उसी का सारा इंफॉर्मेशन वो सेल कंटेन कर रहा था. तो ये एक्सपेरिमेंट शो करता है कि डीएनए कंट्रोल करता है स्ट्रक्चर और एक्टिविटीज सेल का. साइंटिस्ट पूरा कंप्लीटली न्यू सेल क्रिएट नहीं कर पाए हैं स्क्रैच से, क्योंकि डीएनए सिंथेटिक था और सिर्फ सिंथेटिक डीएनए ही वो थोड़ा सा क्रिएट कर पाए हैं. अदर पार्ट्स ऑफ जो सेल है उनको नहीं बना पाए, सिर्फ डीएनए को बना पाए. अदर पार्ट्स ऑफ सेल को लिविंग सेल से ही उन्होंने लिया हुआ है. नॉर्मल सेल्स डिवाइड कैसे करते हैं? जैसे कि अगर आपके स्किन में कट लग जाए तो वो थोड़े समय बाद हील हो जाता है, या आपके हेयर फॉल होते हैं तो नए हेयर्स भी ग्रो होते हैं. आखिर ये होता कैसे है? बिकॉज हमारे सेल्स जो हैं बॉडी के, उनमें एबिलिटी होती है रीजनरेट करने की. वो फिर से ग्रो करते हैं, फिर से डिवाइड करते हैं और फिर से जो ओल्ड, डेड और डैमेज सेल्स होते हैं उनको रिप्लेस करके नए सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं. और जब हमारी बॉडी ग्रो होती है तो सेल का साइज नहीं बढ़ता, बल्कि सेल डिवाइड कर करके नए सेल्स भी बनाते हैं. तो ये मत समझिए कि ग्रोथ में सिर्फ सेल का साइज बढ़ता है, सेल का डिवीजन भी होता है और न्यू सेल का फॉर्मेशन भी होता है. आपको एक जार लेना है
और जार को फिल करना है प्लेन वाटर से और उसमें एक ऑनियन बल्ब रखनी है, ठीक है। और ऐसे रखनी है कि जो बेस है, बेस जिसमें रूट्स हो, वो रूट्स पानी में डूबे हुए हों और उसको 5-6 घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए। और आप जब आप ऑब्जर्व करिएगा तो जो रूट है वो ग्रो हो गया होगा, तो उस रूट को 2-3 सेंटीमीटर आप काट दीजिएगा और फिर से उसको ट्रांसफर करिएगा। कहाँ पे आप ट्रांसफर करेंगे? एसिटो एल्कोहल में, जिसको हम लोग ग्लेशियल एसिटिक एसिड और इथेनॉल के मिक्सचर से बनाते हैं। एसिटो एल्कोहल 1:3 में बनता है। इसमें 1 ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है और 3 इथेनॉल का होता है। रूट को 24 आवर्स आप इस सॉल्यूशन में रखेंगे और फिर इसको ट्रांसफर करेंगे 70% इथेनॉल सॉल्यूशन में प्रिजर्वेशन। टेक 1 or 2 प्रिजर्व रूट्स, फिर आप उसको वॉश करिए वाटर में और उसको क्लीन स्लाइड में रखिए। क्लीन स्लाइड पे रखने के बाद उसको आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालिए और ताकि वो टिश्यू जो है रूट टिप्स सॉफ्ट हो जाए। फिर रूट्स को 10 से 15 मिनट एसिड से हटा दीजिए 10 से 15 मिनट्स के बाद, और 2 से 3 ड्रॉप एसिटोकैरामाइन का स्टेन डालिए। उस स्लाइड को 5 से 10 मिनट्स के लिए रख दीजिए और जेंटली उसको गर्म करिए। आराम से गर्म करिएगा, जलिएगा मत। और फिर आप रूट का टिप कट कर, आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो सेल्स हैं ऑनियन रूट टिप के, है ना, उनमें कुछ स्ट्रक्चरल डिफरेंस दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? क्योंकि सेल्स जो हैं वो ग्रोइंग टिप के हैं। रूट का जो हमने ग्रोइंग रीजन था, ग्रोइंग टिप था, उसको लिया और हमने उसको कंटिन्यूसली डिवाइड किया, ठीक है। जो रूट के टिप है वो कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहे थे सेल डिवीजन की प्रोसेस से। सिंस सेल डिवीजन की प्रोसेस से डिवाइड हो रहे थे, तो आप देख सकते हैं डायग्राम में कि आपको अलग अलग तरह के सेल्स दिख रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि सेल्स अलग अलग स्टेज ऑफ डिवीजन में हैं, इसलिए अलग अलग स्टेज ऑफ डिवीजन में उनका अपीयरेंस भी अलग होगा अपने स्टेजेस के हिसाब से। और उसके बाद आप देखेंगे कि जो हर दिन हंड्रेड्स एंड बिलियंस ऑफ सेल्स हमारी बॉडी में भी रिप्लेस होते हैं, जो कि हमारे पूरे बॉडी के सेल का सिर्फ 1% है। मतलब आप समझ रहे हैं हमारे बॉडी में कितने सेल्स हैं? बिलियंस ऑफ सेल डेली रिप्लेस हो रहे हैं, जो कि हमारी बॉडी के टोटल नंबर ऑफ सेल्स का 1% है। दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल डिवाइड होंगे, और जो यूकैरियोटिक सेल हैं वो डिवाइड होते हैं बहुत कंट्रोल्ड और ऑर्डरली मैनर में। किस प्रोसेस से? बाय द प्रोसेस कॉल्ड सेल साइकिल। ऐसे कुछ भी नहीं हो जाता कि पहले कोई भी स्टेज आ गई फिर कोई भी स्टेज, एक ऑर्डरली तरीके से स्टेज आती है। उस स्टेज और उस प्रोसेस को बोलते हैं सेल साइकिल। आप इस अलग अलग स्टेजेस जो आपको दिख रही हैं डायग्राम में, आप इसके बारे में हायर क्लासेस में पढ़ेंगी। सेल डिवीजन में सबसे पहली स्टेज है इंटरफेस। इंटरफेस वो स्टेज है जिसमें सेल अपने आप को डिवाइड करने के लिए प्रिपेयर करता है। और उसके बाद आता है एक्टिवली डिवाइडिंग स्टेज। उसमें सबसे पहले क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कंडेंस होते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे वो लोग सेंटर में आते हैं। क्रोमोसोम सेंटर में आने के बाद एक दूसरे से पुल होते हैं, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद उनमें न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद तीसरी स्टेज होती है साइटोकाइनेसिस, जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। आप इस सब पूरे सेल डिवीजन के बारे में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि जो डिवाइडिंग, अगर कोई भी रूट या शूट टिप को आप ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें आपको अलग अलग स्टेज के सेल दिखेंगे, ठीक है। क्योंकि अलग अलग टाइप के सेल इसलिए दिखेंगे क्योंकि जो सेल है वो डिवीजन के अलग अलग स्टेज में है, और सेल ऐसे ही रेंडमली डिवाइड नहीं करता, एक ऑर्डरली मैनर फॉलो करता है सेल डिवीजन का, जिसको हम कहते हैं सेल साइकिल। थैंक यू, कीप वॉचिंग, डू कमेंट एंड सब्सक्राइब लिंकेज।
Thank you. Subscribe Linkage to watch more videos.